जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज तथा प्रारंभिक शिक्षा का प्रीवियस ईयर 2020 में जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। आपको बता दें कि आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे, अगर 2-3 साल का भी प्रीवियस ईयर देखते हैं तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारे प्रीवियस ईयर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। मैं कहता हूं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषता लिखिए। तो मारिया मोंटेसरी ने शिक्षा पद्धति दी थी और वो शिक्षा पद्धति कैसी थी? बाल केंद्रित थी। तो मारिया मोंटेसरी का शिक्षण सिद्धांत 3 भागों में बांटा था। एक कर्मेंद्रीय, दूसरा ज्ञानेंद्रीय, तीसरा भाषा तथा गणित। तो इनका मानना था कि जब बच्चे को करके सीखने पर जोर दिया जाता है, जैसे सबसे पहले उसे हाथों का समन्वय सिखाया जाता है। पहले उसे पेन पकड़ना, फिर उसके बाद लिखना, फिर उसके बाद बोलना, सुनना, फिर ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्मेंद्री को मैंने कहा बेटा इस पे रस्सी बांधो, तो रस्सी बांध रहा है, तो क्या है, उसके हाथों का समन्वय को सिखाया जा रहा है। मैंने कहा कि बेटा यहाँ पर अंगुली फेरो, तो इस दो पर वो अंगुली घुमाएगा, तो क्या कर रहा है, अंगुली का समन्वय बना रहा है, कर्मेंद्री कहलाएगी। दूसरा ज्ञानेंद्री, मैंने कहा ए फॉर एप्पल, एप्पल को मैंने दिखाते हुए एप्पल को पढ़ा, तो उसने सुना भी, एप्पल देखा भी, तो अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीख रहा है। और तीसरा भाषा और गणित, तो खेल खेल में सिखाया जाए, उसे जो भी पसंद है। जैसे मैंने कहा कि अगर तुम्हें कला भरना पसंद है तो आप जो अक्षर बने हुए हैं उन पर रंग भरिए, तो रंग भरेगा, उसे आनंद आएगा। अगर मैंने कहा कि अगर जिसे गणित सीखना है वो चल के बाहर खेल खेल में सीख सकता है, जैसे 3 बच्चों को खड़ा कर दिया गया, उसमें से 2 बच्चों को उसकी तरफ कर दिया गया, तो इस प्रकार से खेल खेल में सिखाया जाए। तो मतलब जो मोंटेसरी शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी? बिल्कुल बाल केंद्रित थी। पहला पॉइंट, स्वतंत्रता। बच्चों को स्वाभाविक रूप से सीखने की स्वतंत्रता दी जाए। आप अपने हिसाब से नहीं, बच्चों के हिसाब से सीखने की, उसकी क्षमता के हिसाब से सीखने दें। संवेदी शिक्षा, बच्चों को इंद्रियों के विकास पर जोर दिया जाए। इंद्रियों के विकास पर उसके कान को सुनने में समन्वय बनाए, आँख, कान, हाथ, जब वो समन्वय बनाएगा अपने ज्ञानेंद्रियों के बीच में तो काफ़ी तेजी से सीखेगा। व्यक्तिगत विकास, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग सीखने की गति होती है, तो उसे ध्यान रखा जाता है। मतलब जो बच्चा कितनी तेजी से सीख रहा है, सब तो एक समान नहीं सीख सकते ना, क्योंकि सब में व्यक्तिक भिन्नता होती है, तो सबको व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार उन्हें सिखाया जाए। पर्यावरण की भूमिका, विशेष रूप से तैयार किए गए शिक्षण सामग्री, वातावरण का उपयोग किया जाता है। मतलब पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक एक मार्गदर्शक या सहायक कह लें, उसकी भूमिका होती है। अनुशासन लागू करने वाला, अनुशासन लागू करने वाला नहीं होता कि ऐसे करो ऐसे करो, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उसे क्या किया जाता है, उसे खुली छूट दी जाती है, बस उसे जो सीख रहा है उसमें सहायता प्रदान करने वाला होता है। व्यवहारिक शिक्षा, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गतिविधियों पर जोर दिया जाता है, मतलब करके सीखने पर। जैसे मैंने बच्चे को मार्केट में ले गया घुमाने, तो मार्केट में मैंने सब्जी खरीदा और सब्जी खरीद कर मैंने पैसे देने की बात की, तो जो व्यवहारिक भाषा में वो सीख रहा है वो शिक्षा देनी है बच्चे को। यह किसने बात कही थी? मौर्या मोंटेसरी ने यह शिक्षा पद्धति दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां, जब भारत आज़ाद हुआ और प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई तो सबसे पहली चुनौती थी कि हमारा देश गुलाम था, उसके बाद आज़ादी मिली थी, तो कैसी थी? सुविधा की कमी थी। भाई उतना सामान तो होगा नहीं। इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। कई सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं थे, पुस्तक, आधारभूत संरचना का अभाव था, और उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव।
भाई उतने अच्छे शिक्षक नहीं थे। हमारा देश जब गुलाम था तो उन लोगों का नियम ही था, मैकाले कहता था कि हमें दिमागी रूप से ब्रिटिश चाहिए और शारीरिक रूप से भले वो भारतीय हो लेकिन दिमागी रूप से कैसा होना चाहिए, ब्रिटिश होना चाहिए। यह मैकाले का सिद्धांत था। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के अभाव से शिक्षा उतना बेहतर मिल नहीं पाता था, तो शिक्षण पद्धति में नवीन और समग्र विकास की कमी देखी गई। बच्चों का ड्रॉप आउट रेट, गरीबी थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, स्कूल दूर था, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते थे, स्कूल में एडमिशन तो शुरू शुरू में ले लेते थे, लेकिन खुद की परिस्थितियों के अनुसार फिर क्या करते थे, छोड़ देते थे। और शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षित और कुशल शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, मतलब पर्याप्त रूप से शिक्षक नहीं थे। भाषाई समस्या, कई क्षेत्रों में मातृभाषा और विद्यालय की भाषा में भिन्नता होने से सीखने में कठिनाई होती थी। मतलब जो शिक्षक की भाषा है और मातृभाषा है उसमें समन्वय न होने के कारण क्या होता था, बहुत ही परेशानी होती थी। न बच्चा ठीक से अपने विचारों को रख पाता था, न शिक्षक अपने विचारों को बच्चों तक रख पाता था, क्योंकि उसकी मातृभाषा अलग थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी गुरुकुल पद्धति। और यह गुरुकुल पद्धति कहाँ देखी गई थी, वैदिक कालीन शिक्षा में भी। शिक्षा मठों और विहारों में दिया जाता था। गुरुकुल जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वो कहाँ दी जाती थी, मठों में और विहारों में। मठ शिक्षा, नालंदा, नालंदा कहाँ पर है इस समय, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब, बौद्ध शिक्षा कालीन में। अनुशासन, छात्रों को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। मतलब जो बौद्धकालीन शिक्षा थी कैसी थी, अध्यापक केंद्रित थी। अध्यापक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी। नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा, शिष्य को नैतिकता, ध्यान, तर्क शक्ति, चिकित्सा, खगोल विज्ञान आदि का ज्ञान दिया जाता था। सर्वांगीण विकास, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा दी जाती थी। और इसी से प्रेरित होकर हमारे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे कुछ हस्त कौशल भी सिखाए जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। राज्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा क्या है, हमारे समाज का दर्पण है। हमारे समाज में क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, हम कैसे विकास कर सकते हैं, ये कौन बताता है, शिक्षा। तो शिक्षा का प्रसार जरूरी है। शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य सुनिश्चित करना, मतलब शिक्षा सबके लिए जरूरी है। अगर शिक्षा होगा तभी समाज में सुधार होगा। संरचनात्मक विकास, विद्यालयों का निर्माण, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना। जितनी तेजी से हम आधुनिकता को अपनाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम सीखेंगे। पहले शिक्षा क्या होती थी, अध्यापक केंद्रित होती थी। अब की शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है। लोग खेल खेल में बालक को पढ़ना लिखना सिखा दे रहे हैं। नीति निर्माण, नई शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम निर्धारण करना। जो पहले की शिक्षा होती थी क्या होता था, बोझ बना दिया गया था, लेकिन उसको कम किया गया। कौन सी समिति ने शिक्षा के बोझ को कम किया था, कमेंट में बताइएगा। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक की गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट जो बना इसीलिए बनाया गया कि जो प्रत्येक जिले में विद्यालय होंगे, जो शिक्षक होंगे उनकी गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, अन्य योजनाएं लागू की गई। सरकार ने यह सारी सुविधाएं इसलिए की जिससे लोग शिक्षित हो सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। आदर्शवाद क्या कहता है कि बालक में बौद्धिक विकास के साथ साथ उसमें आध्यात्मिक नैतिकता का विकास होना चाहिए। और प्रकृतिवाद कहता है कि बालक में करके सीखने पर जोर दिया जाए, उसे बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए।
आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्य की तुलना। आदर्शवाद आत्मा, बुद्धि, नैतिक मूल्यों का विकास करना है और प्रकृतिवाद बालक की प्राकृतिक स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहित करता है। मैंने बताया ना, आत्मा, बुद्धि मतलब अध्यात्म की बात जो करे वो आदर्शवाद। जो आजकल के जो फ्रॉबेल हुए, मोंटेसरी हुए, ये सब क्या है, प्रकृतिवाद से प्रेरित हैं, जो बालक को करके सीखने पर जोर देते हैं, सिद्धांतों को सच नहीं मानते हैं, ये जो देखते हैं उसको सच मानते हैं। ज्ञान का स्रोत। आदर्शवाद ज्ञान बौद्धिक चिंतन और आत्मबोध से प्राप्त होता है और प्रकृतिवाद कहता है ज्ञान अनुभव, प्रयोग और प्रकृति के अवलोकन से प्राप्त होता है। मैंने कहा ना, करके सीखने पर अनुभवात्मक ज्ञान देना चाहता है प्रकृतिवाद। शिक्षण पद्धति। आदर्शवाद में जो शिक्षा होती थी अध्यापक केंद्रित होती थी। नैतिक उद्देश्य, चिंतन, तर्क शक्ति को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता था। लेकिन प्रकृतिवाद में प्रयोग, खेल गतिविधियों, बालक की रुचि पर आधारित शिक्षण प्रोवाइड किया जाता था। शिक्षक की भूमिका। आदर्शवाद में शिक्षक आदर्श पुरुष माना जाता था और छात्रों का मार्गदर्शन करता था। लेकिन प्रकृतिवाद में शिक्षक एक सहायक होगा, बालक स्वयं ही अपना विकास करेंगे। जैसे फ्रॉबेल में कहता है कि विद्यालय उद्यान है और शिक्षक माली है। माली का काम क्या होता है कि उसका केवल देख रेख करना, उसमें कमियां ना आए, बाकी अपने ग्रोथ के हिसाब से पौधे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसीलिए बालक को उसने पौधा माना था। यह प्रकृतिवाद है। विकास की प्रक्रिया। आदर्शवाद मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल देता है और प्रकृतिवाद शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक मतलब प्रकृतिवाद सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा शिक्ष धातु से मिली है, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ है शिक्षा व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषता को बताइए। तो हंटर कमीशन 1882 में आया था। उस समय लॉर्ड रिपन वायसराय था और हंटर की वजह से यह हंटर कमीशन आया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना था। इसकी प्रमुख विशेषता, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बल दिया और हंटर कमीशन के वजह से ही स्त्री महिला शिक्षा पर प्रोत्साहन की सिफारिश की गई। निजी संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी देने का सुझाव दिया गया। मतलब हंटर कमीशन ने कहा कि जहां पर सरकार सुविधा नहीं दे पा रही है वहां पर निजी संस्थान खोले, वहां पर अपनी भागीदारी निजी संस्थानों को दे, जिससे शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। शिक्षा की व्यवस्था को ईसाई और मशीनरी को नहीं सौंपी, जिसमें वे धर्म का प्रसार नहीं किया जाए। मतलब जो हंटर कमीशन था, यह मशीनरी शिक्षा जो थी यह धर्म प्रचार के लिए, ईसाई धर्म प्रचार के लिए थी। तो इसने धर्म प्रचार को बंद किया और धार्मिक तटस्थता पर बल दिया। हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शांति निकेतन की स्थापना में क्या उद्देश्य थे? शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। मुख्य उद्देश्य प्रकृति के निकट शिक्षा प्रदान करना, ताकि बालक प्रकृति वातावरण में सीख सके। पारंपरिक भारतीय गुरुकुल प्रणाली आधुनिक शिक्षा का समन्वय करना। तो रविंद्रनाथ टैगोर कैसे थे? आदर्शवादी थे। आदर्शवादी क्या होते हैं? अध्यात्म को मानते हैं। तो अध्यात्म जो मानेगा तो किसको अपनाएगा? वैदिक कालीन शिक्षा को अपनाएगा। कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति का विकास पर जोर दिया था। इसी प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा में कला, अस्त्र शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि की शिक्षाएं दी जाती थी। राष्ट्रीयता, विश्व बंधुता, अंतर्राष्ट्रीय एकता भावना को विकसित करना। पुस्तकीय शिक्षा के स्थान पर रचनात्मक और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना। जो व्यवहारिक शिक्षा का मतलब है कि जैसे आपने क्या किया कि आप स्कूल में हैं, उसे पढ़ा रहे हैं कि आप मार्केट गए, वहां पर से 5 रुपए का सामान लिए, तो उसे व्यवहारिक ज्ञान देने का मतलब है उसे मार्केट ले जाइए,
सब्जी खरीदवाइए, उससे पैसा दीजिए और पैसा वापस करे, उसको कैलकुलेट कराइए। तो ये सब क्या है? व्यवहारिक ज्ञान है। आपने जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये जो मैंने पढ़ा है, क्या इसका आप उपयोग व्यवहारिक जीवन में करते हैं? नहीं करते हैं। आप काउंट करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग थोड़ी करते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देने की बात कही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपरदन को रोकने के लिए किया जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय। वृक्षारोपण। वृक्षारोपण अगर पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी के कटाव को क्या करेगा? कम करेगा। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और कटाव को रोकती हैं। सीढ़ीदार खेती, जो पहाड़ियां हैं वहां पर कैसी होती है? सीढ़ीदार खेती। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती मिट्टी बहने से बचाती है। खाली स्थानों पर अधिक वन लगाए जाएं तो भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। क्यों पेड़ लगाए जाएं? क्योंकि पेड़ मिट्टियों को बांध के रखते हैं, जिससे मिट्टी कटाव नहीं होता। बांधों का निर्माण करना, नदी के किनारे अगर बांधों का निर्माण किया जाएगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, जिससे बाढ़ नहीं आएगा। जल संरक्षण तकनीकी से मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। फसल चक्र, अलग अलग मौसम में विभिन्न फसलें उगाने से मिट्टी की उर्वरकता बनती है। जब हम फसल चक्रण का उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। जैसे मैं एक ही खेत में बार बार एक ही चीज बोता रहूंगा तो क्या होगी? मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी। अगर हम सीजनल रबी के सीजन में रबी की खेती और खरीफ की सीजन में खरीफ की खेती, जायद की खेती अगर इस प्रकार से खेती करेंगे तो क्या होगा? जो मिट्टी की उर्वरकता है वो बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुनियादी शिक्षा का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो बुनियादी शिक्षा थी इसका नींव महात्मा गांधी ने रखा था। कब रखा था? 1937 में वर्धा सम्मेलन के तहत। वर्धा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा के तहत महात्मा गांधी यह चाहते थे कि बालकों को किताबी शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें एक कौशल भी सिखाया जाए, जिससे जब वह विद्यालय से बाहर निकलें तो अपने जीवन पार्जन कर सकें। उससे यह उद्देश्य था। उसके अलावा महात्मा गांधी चाहते थे कि उन्हें मातृभाषा में बालकों को कैसी शिक्षा दी जाए? मातृभाषा में दी जाए। शिक्षा में हस्तकला, कृषि, कुटीर उद्योग को जोड़ा गया। शारीरिक श्रम, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया। यह शिक्षा पद्धति ग्रामीण जीवन को समृद्ध करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के लिए बनाई गई थी। और बुनियादी शिक्षा 1938 में इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। यह मैंने प्रश्न करा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।